नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। पूरा देश महंगाई के बोझ तले दबा पड़ा है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी के दामों में आग लगी हुई है, जिसकी गर्मी से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। महंगाई की नजर ऐसी लगी है कि बाकी सब्जियां तो छोड़िए, नींबू के दाम 200 रुपए के आसपास पहुंच गए हैं। पूरे देश की निगाहें सरकार की ओर हैं और लफ्जों में लाचारी तो है, लेकिन आंखों में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस महंगाई से निजात कब मिलेगी। वहीं दूसरी ओर आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत वित्त वर्ष 2022-23 की पहली मौद्रिक नीति का ऐलान किया, जिसमें जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को कम करने के साथ साथ महंगाई के अनुमान को बढ़ा दिया गया है। वहीं नीतिगत दरों में कोई बदलाव न करते हुए रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा है, यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब इसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि महंगाई की मार क्या रहेगी बरकरार। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत वित्त वर्ष 2022-23 की पहली मौद्रिक नीति का ऐलान किया, जिसमें जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को कम करने के साथ साथ महंगाई के अनुमान को बढ़ा दिया गया है। वहीं नीतिगत दरों में कोई बदलाव न करते हुए रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा हुआ है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी की वृद्धि के अनुमान को घटाया, जबकि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के अनुमान को बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि दर को बरकरार रखने के लिए केंद्रीय बैंक अपने नरम रुख में थोड़ा बदलाव करेगा। गवर्नर दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक किसी नियम से बंधा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के संरक्षण के लिए रिजर्व बैंक सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करेगा। हालांकि इस मौद्रिक समीक्षा के दौरान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को जो फायदा कोविड की लहर कमजोर पड़ने के बाद होने वाला था, वो भू राजनीतिक तनाव के चलते प्रभावित हुआ है। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा गया कि भाई रूस यूक्रेन विवाद का असर इकोनॉमी पर पड़ रहा है, जिसके चलते ये महंगाई भी बढ़ रही है। तो इसी को लेकर कुछ सवाल भी खबर फास्ट उठा रहा है। क्या है वो सवाल, जरा वो भी आपको बताते हैं। तो महंगाई की मार क्या रहेगी बरकरार, यानी आने वाले समय में अभी और महंगाई की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन पर काबू करने का प्लान सरकार के पास क्या है? जीडीपी घटने का अनुमान है और क्या ये महंगाई का तापमान बढ़ाएगा? रेपो रेट में नहीं बदलाव तो फिर क्या है समाधान? तो ये कई सवाल, और इस मुद्दे पर अगर आप भी कोई बात कहना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपनी बात आप कह सकते हैं। खबर फास्ट पर नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं, दरअसल आपको बता दें कि आरबीआई ने आज मौद्रिक नीति की समीक्षा की और उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसे बरकरार रखा गया है और इसमें जीडीपी घटने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इन्फ्लेशन रेट में इजाफा हो सकता है। तो आपको बता दें कि आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा की। साथ ही आपको बता दें कि कई सवाल अब उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है और इसके चलते महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो भी ऊपर आया है, इन्फ्लेशन का ग्राफ ऊपर आया है। तो आपको बता दें कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था के संरक्षण के लिए रिजर्व बैंक सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करेगा।
तो आप भी महंगाई के मुद्दे पर अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं या फिर कोई बात अपनी कहना चाहते हैं तो आप भी हमें फोन कर अपनी बात कह सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आज सवाल आपका में कौन कौन से सवाल उठा रहे हैं महंगाई को लेकर, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विजय खैरा हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और अब से कुछ ही देर बाद जाने माने इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर विजय खैरा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी खैरा साहब, सबसे बड़ा सवाल लोगों के जो जहन में है, जो मन में है, महंगाई को लेकर है। लगातार देखिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, इनके दामों में आग लगी हुई है। जनता लाचार है, टकटकी लगाए देख रही है सरकार की तरफ कि भाई इस महंगाई से निजात कब मिलेगी। सवाल ये सबसे बड़ा है। और आज आरबीआई ने जो मौद्रिक नीति की समीक्षा की, उसमें जो फैसले लिए गए, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और जो इन्फ्लेशन की रेट है उसमें इजाफे का अनुमान उन्होंने लगाया है। यानी अभी राहत नहीं मिलने वाली है क्या आम जनता को आने वाले वक्त में? महंगाई का जो लक्ष्य पहले रखा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जी, जो लक्ष्य रखा था, जो कई मीटिंग्स के बाद जो तय हुआ था और सोचा था कि हमारा लक्ष्य 4% रहेगा, लेकिन लक्ष्य से 2% अगर ऊपर नीचे होता है तो उसको लक्ष्य की परिधि में ही माना जाता है। महंगाई तो है, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात निश्चित है कि महंगाई अभी जो उन्होंने कहा है मिस्टर दास ने, वो भी यही कहा है कि हम अभी हमारा जो लक्ष्य था उस पर नियंत्रण में रहेगा ये, क्योंकि 2% आगे तक ये बढ़ सकती है। विकास दर की रेट अगर हमने पहले सोचा था 7.8%, तो 7.2% तक रहेगी अगले उनके अनुमान के अनुसार। अभी भी मतलब हम नियंत्रण से बहुत बाहर नहीं है, लेकिन महंगाई है। और जो हम समझ रहे थे कि विकास दर इस तरह बढ़ जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी, उसके कई कारण हैं। अब मुख्य कारण तो यूक्रेन की लड़ाई है और हमारा तेल मुख्य, आप जानते हैं, मुख्य बात तेल ही है। और तेल हिंदुस्तान में होता नहीं है, वो तो बाहर से ही लेना होता है। ऑयल, पेट्रोल, डीजल की बात कर रहा हूँ मैं, गैस की बात कर रहा हूँ, गैसोलीन की। इसके अलावा खाने वाले तेल पर भी हम निर्भर रहते हैं विदेशों पर। तो ये पूरे ग्लोबल समस्या है, इस समय पूरे विश्व भर में है। हमारे पड़ोसी देश तो जिस हालत में है, जितनी बुरी हालत में हो गए हैं दोनों तीनों देश, उनसे हमारी स्थिति अगर हम मुकाबला करेंगे तो बहुत बेहतर है। फिर भी हम इस बात से कोई खुश नहीं है कि हम उनसे बेहतर हैं। लेकिन अब इसी समय कोरोना हमने झेला है, पिछले 2-2.5 साल मुफ्त वैक्सीन भी दी है लोगों को, गरीबों को खाना भी पहुंचाया, मुहैया कराया है। इसी बीच वहाँ प्रोडक्शन गिरा है, क्योंकि घर पर लोग बैठे रहे, लोग की जान ज्यादा जरूरी थी, उनको बचाना, जिंदगी ज्यादा जरूरी थी, उत्पादन बहुत कम हो गया था इन दिनों में। ऐसे कई कारण हैं कि हर तरह के अच्छे से अच्छे प्रयास के बावजूद भी हम वो नहीं कर पाए जो हम सोच रहे थे। फिर भी हमने काफी संभाल के रखा हुआ है और यही कारण है कि आज कम से कम जब विश्व में इतना $25 तो पर बैरल वैसे ही रेट ही बढ़ गया है और रोजाना बढ़ रहा है। अब उसके रहते हुए भी हमारे देश में पेट्रोल है, अभी डीजल है, हम उस स्कैरसिटी या उस कमी पर नहीं पहुंचे हैं जिस पर दूसरे देश तरस रहे हैं। और न जाने कितने देश हैं जो हमसे बहुत ज्यादा महंगाई से जूझ रहे हैं और हम उन लोगों से बेहतर स्थिति में। हमको खाली ये समझने की बात है कि हम चूंकि ग्लोबल जी रहे हैं और बहुत सी चीजों पर हम 60-70 साल से अपने आप आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं, और इस कारण से ये जब बुरा वक्त आया है, जब पूरे विश्व पर और यूक्रेन की लड़ाई के बाद आना जाना जो तेल का रेट बढ़ा दिए हैं, रूस से सप्लाई भी होने में दिक्कत आ रही, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से ग्लोबल डिप्लोमेसी की है कि हम रूस से तेल भी ले पाएंगे, सस्ते रेट में भी ले पा रहे हैं और अमेरिका से हमारी बुराई भी नहीं हो पा रही है। वो सैंक्शन भी भारत पे नहीं कर पा रहा है, जबकि दूसरे बहुत सारे देशों में सैंक्शन हुए हैं। यहाँ तक कि दूसरे देशों ने भारत की इस बारे में प्रशंसा की है। हमारा एक तरह से पड़ोसी देश जो हमारा दुश्मन बना रहता है, पाकिस्तान, वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि पता नहीं क्या है मोदी जी में, क्या भारत में है कि ये दोनों तरफ से सब कुछ ठीक कर लेते हैं, इनके यहाँ कोई इसका असर नहीं हो पा रहा है ज्यादा।
तो इस बात को तो समझना ही पड़ेगा। बाकी हमने आपसे कहा है कि जो मीटिंग हुई है कमेटी की रिजर्व बैंक में, जिसको 3 दिन से मीटिंग चल रही है, 3 दिन के बाद जो बात आई है वो वही खाली आई है कि हमारी महंगाई रहेगी, जल्दी वो कम होने वाली नहीं है, ज्यादा कम होने वाली नहीं है। ठीक है सर, लेकिन लक्ष्य हमारे पास नहीं। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ आकाश जिंदल साहब भी जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। बहुत बहुत स्वागत आकाश जिंदल साहब आपका। लेकिन उससे पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए। आर.के. कालिया हमारे साथ अंबाला से। आर.के. कालिया साहब बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई त्यागी साहब, बात ये है जो हमारे ये प्रवक्ता साहब माननीय विजय बोल रहे हैं, इनके भाषण से पेट नहीं भरता और ना ही इनके कहने से कोई बात बनेगी। ये तो अपनी सफाई देंगे ही। महंगाई की जिम्मेदारी सरकार की है, इंटरनेशनल पॉलिसी हो, नेशनल पॉलिसी हो, स्टेट पॉलिसी हो। आम आदमी ने, मेरे अजीज भाई, आम खाने या पेट नहीं गिनने जब तक ये अपने खर्चों पर ये कंट्रोल नहीं करते। ये एक समागमों में जो इनके फंक्शन होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, भाजपा वाले क्या बात कर रहे हैं। ये माननीय वजीर आजम हमारे सब के लिए माननीय है। 12 करोड़ की गाड़ी है उनकी, 1200 करोड़ का हेलीकॉप्टर है। और मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए। इसका कोई मापदंड नहीं है कौन गरीब है कौन अमीर है। अमीर जो अमीर है वो कितना फायदा ले रहे हैं हमें पता है। आप अपने रिपोर्टर को हमारे यहाँ भेजिए, प्रेमनगर अम्बाला सिटी में, मैं बताऊंगा बड़े बड़े अमीर आदमी जो फायदा ले रहे हैं बिला वजह। और सरकार को पता होना चाहिए कि गरीब को वाकई गरीब जो है उसको मिले, ना कि आम आदमी को। ये पैसा लुटा रहे हैं, वो पैसा हमारा, इनका पैसा नहीं है। अपनी जेब से देंगे, अपने वेतनों से देंगे पैसा। भाषण दे रहे हैं, भाषणों से कभी राशन नहीं मिलता किसी को। सरकार जिम्मेदार है। मैं कहना चाहूंगा इतने खर्चे इनके, बुरा ना मानना। लखनऊ में हमारे वो माननीय प्रधानमंत्री हैं योगी जी, हमारे लिए आदरणीय है। हम खुद हिंदू समाज से हैं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा। लखनऊ में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए ना समागमों पर, कमाल की बात है। गाड़ियां घूमती है, काफिले घूमते हैं, इनके पीछे पीछे लाखों रुपए का खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। क्यों भाई? पैसा हमारा ही है। जहां तक विकास की बात है मेरे अजीज भाई, मैं ये कहना चाहूंगा, विकास जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमारा पैसा है, हमारा खजाना है। आपको ये भी पता होगा, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, आपका बहुत बड़ा चैनल है। एक जो पैदा बच्चा होता है उस पे वर्ल्ड बैंक का कर्जा है, जो खुद कहा करते हैं मेरे भाजपा में। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रणवीर एक दर्शक रोहतक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात, पूछिए अपना सवाल। त्यागी साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी। त्यागी साहब, ये अभी हमारे खैरा साहब बोलते हैं यूक्रेन आ गया, वो आ गया, ये आ गया। हम 80 करोड़ आदमियों को राशन दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं। क्या इससे पहले दवाइयाँ नहीं दी गई? खैरा साहब, आज देश में राजनीति में आना जनता को लूटने का काम रह गया है। नेताओं को पेंशन क्यों है? गांव में एमपी घूमने जाते हो क्या कभी? कोई आपने भर्ती, आप आर्मी में भर्ती हो रहे हो क्या पेंशन ले रहे हो? एक एमपी को 2.5 लाख रुपए खर्चा गवर्नमेंट का आता है सिटिंग का। किसी गांव में जाकर देखते नहीं, जबकि 70-80 हजार रुपए तो गांव में घूमने के लिए लेते हैं, जबकि तेल फ्री है आप लोगों का, हॉस्पिटल आप लोगों के फ्री, आपके बच्चों तक फ्री है, हवाई जहाज तक फ्री है। देश को लूट रहे हैं तो हमारे नेता लूट रहे हैं। बोलते हैं जय जवान जय किसान। खैरा साहब, आपके नॉलेज में मैं बात डालना चाहता हूँ। 2014 में आर्मी के फ्लैट निकले थे और 2015 और 16 में उनका 15% पैसा भरवा लिया हाउसिंग बोर्ड हुड्डा ने, और आज तक फ्लैटों की पोजीशन नहीं दी गई। उस पैसे का आज तक कितना पैसा फौजियों का लूट कर बैठे हुए हैं। तो क्या आपका कोई पैसा ऐसे गया हुआ है? आपके दिल पर क्या बीतेगी? और हमारे मोदी जी वर्दी पहनकर खड़े हो जाते हैं, जय जवान जय किसान। उन जवानों के लिए क्या किया है? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जवाब हम खैरा साहब से ले लेंगे। खैरा साहब मैं आऊंगा, एक साथ जवाब दीजिएगा। एक बार आकाश जिंदल साहब का भी रुख करेंगे, काफी देर से जुड़े हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आकाश जिंदल साहब, जो आज आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद जो ऐलान किए हैं, आप मुझे थोड़ा समझाइएगा कि क्या मतलब है इसका, क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूँ रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरा, इन्फ्लेशन की रेट को बताया अनुमानित कि उसमें इजाफा होगा, और जो जीडीपी है, जीडीपी रेट में कमी आएगी। तो ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्या महंगाई अभी और पीक पर जाने वाली है? आम जनता को राहत नहीं मिलेगी क्या? थोड़ा सा समझाइएगा।
मैं आई विल रिप्लाई ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट माय डियर फ्रेंड जी। बट मैं 10 मिनट से फोन होल्ड करके गाड़ी सड़क पे किनारे लगा के खड़ा हूँ जी, और जी। आपने मुझे होल्ड पे डाला हुआ है। दिस इज नॉट गुड एंड फेयर। बिल्कुल मैं माफी चाहूंगा सर इसके लिए, लेकिन लगातार हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। खैरा साहब के पास में गया, उसके बाद कॉलर जुड़ गया और मैं आपके पास आ रहा था। मैं सोच रहा था कि भाई पहले दर्शकों का भी एक वर्जन ले लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊं जी, ताकि सबको बात आपकी समझ आए। जी देखिए, इशू ये है रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से मैंने आपके चैनल और तमाम नेशनल चैनल पे शुरू में ये बात कही थी फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट में कि पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट होगा। अगर आपको याद हो उसमें मेरी प्रेडिक्शन, इवन कोई साउथ अमेरिका की कंट्री है उस पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा, ऑस्ट्रेलिया तक इम्पैक्ट आएगा जी। आज आपको कुछ डेटा शेयर कर दूं जो आज की तारीख में हमारे पड़ोसी मुल्कों का डेटा पहले ले ले। श्रीलंका में आज 1 लीटर पेट्रोल है 250 रुपए का जी, 1 लीटर डीजल है 200 रुपए का, $1 है श्रीलंका में 315 रुपए का जी। पाकिस्तान चले, अब पाकिस्तान में $1 है 188 रुपए का, 1 लीटर पेट्रोल है 150 रुपए का। पेरू हमसे कई हजार किलोमीटर दूर, साउथ अमेरिका की कंट्री, वहां फ्यूल के प्राइसेस इतने बढ़ गए कि फ्यूल के प्रोटेस्ट हुए और 5 लोग मारे गए। तो ये ग्लोबल फिनोमिना है, सारी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस चीज में मैं दर्शकों का समर्थन करूंगा कि दर्शकों ने जो है, पब्लिक ने सरकार को चुना है तो पब्लिक तो सरकार से ही सोल्यूशन चाहेगी और सरकार की ड्यूटी है सोल्यूशन देना। अब जहां तक है आरबीआई की पॉलिसी की बात, पॉलिसी में जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन जो है 5.7% के आसपास, जीडीपी ग्रोथ को कुछ कम रखा गया है। जाहिर सी बात है रशिया यूक्रेन का जो इम्पैक्ट आया है पूरी दुनिया पे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे वो इम्पैक्ट आएगा, वो कहीं ना कहीं इंडिया पे भी कुछ ना कुछ दिख रहा है। बट यस, आई एम टोटली विद आवर व्यूअर दैट गवर्नमेंट नीड्स टू गिव रिलीफ टू द कॉमन मैन। नाउ व्हाट आर द वेज ऑफ गिविंग रिलीफ? फर्स्ट इज we shouldn't care about US sanctions and we should import discounted crude from Russia. That's the opinion of my organization akashmiller.in. दूसरा, हमें आज टैक्सेस कम करने चाहिए। पेट्रोल डीजल के अंदर एक बड़ा रेट जो है, एक बड़ा कंपोनेंट जो है वो टैक्सेस का है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक हाई सेंट्रल एक्साइज चार्ज करती है, स्टेट हाई वैट चार्ज करती हैं। तो इमीडिएटली मैं आपके प्लेटफॉर्म और तमाम प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि टैक्सेस को रिड्यूस किया जाए ताकि जनता को रिलीफ देना बहुत जरूरी है जी। सरकार का काफी खर्चा हुआ कोरोना वैक्सीनेशन पे, सरकार का खर्चा हुआ गरीब भाई बहनों को अनाज देने में, अंडरस्टूड है। बट मेरा यहाँ बीजेपी से विद फुल ड्यू रिगार्ड से कहना है कि आपने ये क्यों सोच रखा है कि जितने टैक्सेस हैं, जितने वेलफेयर स्कीम है, आपने पेट्रोल डीजल से ही चलानी है। आपके पास टैक्सेस के और भी तो सोर्सेज हैं, उसके लिए जीएसटी है, इनकम टैक्स है और टैक्स सोर्सेज हैं जी। तो ये कहना कि सारी डेवलपमेंट पेट्रोल और डीजल पे ही होनी है, ये बात जो है सही नहीं है विद ड्यू रिगार्ड्स में कहूंगा। क्योंकि और टैक्सेस, आप जीडीपी बढ़ेगी तो आपकी जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। बिल्कुल अच्छी बात है कि आप हाईवेज बनाइए, बहुत अच्छी बात है। वैक्सीनेट आपने किया, बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। लेकिन सारे के टैक्सेस का जो है एक्सपेक्टेशन पेट्रोल और डीजल से रखना, वो मेरे हिसाब से उतनी उचित चीज नहीं है। तो टैक्सेस को कम किया जाना चाहिए। दूसरा हुआ ये, सितंबर 2021 वो वक्त था जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए कि नहीं जी। आकाश जिंदल जैसे लोग बहुत खुश थे कि अब जीएसटी में आ जाएगा, क्योंकि जीएसटी में मैक्सिमम टैक्स रेट है 28%। तो होता क्या, इमीडिएटली पेट्रोल और डीजल काफी हद तक सस्ता हो जाता जी। अब उसमें किस किस के वोट थे? बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में और कई स्टेट्स में भी है उसके वोट थे। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट के वोट थे तो कांग्रेस के भी वोट थे। कांग्रेस कई स्टेट्स में थी, उस समय पंजाब में भी थी। फिर रीजनल पार्टी थी कई स्टेट्स में, सबको वोटिंग का राइट था। अब मैं तो पूरी पॉलिटिकल क्लास से यहाँ पूछना चाहता हूँ, हम लोग शाम 7 बजे तक वेट करते रहे, मैं, आकाश जिंदल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in, कि ये जीएसटी में आ जाएगा। शाम को फैसला हुआ कि जीएसटी में नहीं आएगा। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं सबसे विद ड्यू रिगार्ड्स पूछना चाहूंगा, आप सब बात करते हैं कि जनता को रिलीफ देना चाहते हैं, आम आदमी के लिए। जिस दिन जनता को रिलीफ देने का मौका आया था, क्या आप लोगों में जीएसटी में लाने की फेवर में वोट किया जी, या जीएसटी में आ पाया कि नहीं आ पाया? तो ये सवाल जो है पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की तारीख में मेरे हिसाब से जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग चलो अभी नहीं है, बट टैक्सेस कम किए जाए जी। दूसरा एक और सोल्यूशन है जो महंगाई कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लॉन्ग टर्म के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए, आज मोदी साहब के विजनरी आइडियाज की वजह से, मोदी साहब को मैं सैल्यूट करता हूं एज अ प्राइम मिनिस्टर कि हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के करीब है।
आने वाले 5 साल में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। इस साल 9% की जीडीपी ग्रोथ में कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, ग्लोबल एजेंसी ने जो कहा है हमारी होने वाली है, जो दुनिया से काफी अच्छी होगी। लेकिन और जो दुनिया से काफी अच्छी होगी, दुनिया का डेटा भी आपको दे दूं, मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, उसमें यूरोप से एक्सपेक्टेशन है 3% की, यानी हम यूरोप से 3 गुना तेजी से बढ़ने वाले हैं। अमेरिका से एक्सपेक्टेशन है 3.5% की, पूरे वर्ल्ड से एक्सपेक्टेशन है 3.5% की। तो अमेरिका जो कि रोल मॉडल सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है वर्ल्ड की, उससे भी कहीं ज्यादा हम तेजी से बढ़ने वाले हैं। इसके लिए मैं जो है मोदी साहब को थैंक्स करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। बट बात यह आ जाती है, जब इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारी बन रही है, आत्मनिर्भर भारत की हम एक बहुत अच्छा विजन और थीम लेके चल रहे हैं, क्या हमें एनर्जी में आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? क्या हम इतनी बड़ी इकोनॉमी को इंपोर्टेड एनर्जी के बेस पे चलाना चाहेंगे? तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन व्हीकल्स, एथेनॉल, मेथेनॉल, सोलर एनर्जी। तो अब हमारे लिए शॉर्ट टर्म में तो टैक्सेस कम किए जाने चाहिए, मीडियम टर्म में हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है सर, ताकि हम ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट कम हो। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो आप बता रहे हैं, और जो जैसा आपने कहा शॉर्ट टर्म के लिए टैक्स को कम करना चाहिए, इसको जीएसटी के दायरे में लाने की भी बात हो रही थी। लेकिन मेरे 2 सवाल आपसे हैं। टैक्स की आपने बात की, टैक्स डिडक्शन होना चाहिए, टैक्स में थोड़ी कटौती होनी चाहिए, लेकिन क्या इस जो पेट्रोल डीजल को लेकर टैक्स जिस तरह से लगाया जाता है, क्या इसमें ग्रेडेड टैक्सेशन पॉलिसी होनी चाहिए? दूसरा ये, क्योंकि जिस तरह की नीति और समीक्षा आज की और जो ऐलान किया आरबीआई ने, ये तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो सरकार का एक एजेंडा रहा है महंगाई के मुद्दे पर, जो बातें सरकार सामने रखती है, ऐसे ही आकर आरबीआई ने तमाम चीजें कह दी कि भाई रूस यूक्रेन का विवाद चल रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, उसमें कोई पॉलिसी तो दिखाई नहीं दे रही कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए, उसके पहले मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा जी। टैक्सेस मेरे हिसाब से टैक्सेस में रिडक्शन होनी चाहिए करीब 33%, यानी जो आज टैक्सेस है उसमें से 33% कम करने चाहिए, सेंटर को भी स्टेट्स को भी। और फिर बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, स्टेट में कुछ जगह कांग्रेस भी है, कुछ जगह अलायंस भी है, कुछ जगह रीजनल पार्टीज भी है। तो सारी पॉलिटिकल क्लास से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in की हाथ जोड़ के विद ड्यू रिगार्ड पूरी पॉलिटिकल क्लास से रिक्वेस्ट है कि टैक्सेस इमीडिएटली कम किए जाए। ठीक है सर। उसके बाद आ जाती है बात पॉलिसी की, उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो, वो फाइनल करती है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उसके अंदर आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। अब आ जाती है बात इन्फ्लेशन और जीडीपी की। इन्फ्लेशन और जीडीपी की बात जो आरबीआई को देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आज सबको पता है कि क्रूड ऑयल का रेट क्या है। क्रूड ऑयल की अभी मेरे से पहले एक और सचिन बात कर रहे थे कि क्रूड ऑयल के रेट बढ़े हुए हैं, अभी खैर कुछ कम हो गए हैं। $139 पर बैरल ब्रेंट क्रूड जाने के बाद अब $100 पर बैरल है जब हम बात कर रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ का जो रेट है। तो क्योंकि क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा हुआ है, वो ग्राउंड रियलिटी है, वो सच्चाई है, तो वो कोई भी एनालाइज करेगा, चाहे आरबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिर्भर.in हो, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो सर्कमस्टांसेस है, उसके हिसाब से एनालिसिस चलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, एंड इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। अब इशू ये है कि उस इन्फ्लेशन को कम कैसे किया जाए। कम करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि टैक्सेस कम करके जनता को रिलीफ दी जाए। जैसे अभी हमारे कुछ लिस्टर्स बात कर रहे थे, उनसे पार्शियली मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, पूरी तरह तो नहीं, कि देखिए सरकार को जब वोट किया गया है तो सरकार को देखना है कि सोल्यूशन कैसे देगी। ठीक है सर, ठीक है सर। अब सरकार के ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा, एक आखिरी कमेंट में खैरा साहब से लेना चाहूंगा। खैरा साहब, देखिए, जैसा मैंने सवाल किया था कि पॉलिसी क्या है फिलहाल इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। और जो आप बात कह रहे हैं और टैक्सेशन को लेकर जिस तरह से जिंदल साहब ने भी बात कही कि टैक्स आप रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का जो बात हो रही थी उस पर भी अमल नहीं किया गया। तो आखिर जो उम्मीद सरकार से आम जनता की है, अब उस पर भरोसा कम आम लोगों को जो होने लगा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए साहब, पहले एक एक करके मुझे बताना होगा जल्दी से जी। पहले जो प्रश्नकर्ता थे वो कह रहे थे गरीबों का पेट नहीं भर रहा है, तो मैं उत्तर प्रदेश के थे वो, उनको मैं बता दूं कि पहले तो गरीबों को राशन दे ही रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी ही फिर गरीबों का राशन सरकार के जीतते ही दुगना कर दिया गया है। तो ये बात तो उनकी सही नहीं है कि लोगों का पेट नहीं भर रहा है। ये बात रोजगार को लेकर भी फिर सवाल उठेंगे ना। देखिए, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की बात होती है, मनरेगा के बजट को लेकर सवाल उठते हैं फिर, और बजट में भी जो देनदारी है, लायबिलिटीज हैं, उसको लेकर सवाल उठते हैं। कहते हैं कि भाई अब सरकार रोजगार के लिए क्या कर रही है।
नहीं दूंगा तो आपका टीवी अधूरा रह जाएगा सर। लोग बड़ी देर से इंतजार करते हैं, प्रश्न रखते हैं, उनका जवाब जरूरी है देना। जी बिल्कुल। तो मैं ये बता रहा था कि गरीबों का पेट भर रहा है, सरकार उसके लिए पूरे समुचित साधन जुटा रही है और कर रही है। दूसरी बात, दूसरों ने प्रश्न किया था कि दवाइयां और इलाज नहीं मिल रहा है। एक सवाल ये कहा था, उनको नहीं मालूम है कि कभी 60-65 साल में आयुष्मान जैसी योजना कभी नहीं चली कि जिसमें गरीबों का इलाज 5 लाख रुपया देके मुफ्त होता है, उनके जॉइंट्स बदले जा रहे हैं, हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं और सरकार बराबर पैसा दे रही है। गांव-गांव में हर जगह ये पहुंच रहा है। तीसरी बात, उन्होंने कहा था कि जवानों के लिए कुछ नहीं किया। उनको बता दें कि जवान जो लड़ते थे उनको कभी ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं दी गई थी, मांग मांग के रह गए 15 साल। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने पहली बार उनको 1.5 लाख पूरी की पूरी दे दी है, ब्लड प्रूफ जैकेट जितनी मांगी थी। 1 रैंक 1 पेंशन सारी जिंदगी जिसके लिए रोते रहे, इस सरकार ने वो भी दे दिया। ये उनके दूसरे प्रश्नकर्ता का जवाब है। तीसरा, अभी जो इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। ऐसी एनालिसिस हमने बहुत दिनों बाद आज मुझे सुनने को मिली है। तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया, जो चीजें हम नहीं जानते थे वो मैं भी समझ पाया हूँ आज। तो बहुत सारी बातें, जैसे वो बहुत कह रहे थे कि हम ग्लोबल जी रहे हैं और साउथ अमेरिका के तो सारे देश बहुत बुरी हालत में, हमारे पड़ोसियों की भी हालत बहुत बुरी है, हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में उस हिसाब से हैं जी। और विकास के लिए जहाँ तक श्रीलंका बनने का इंतजार थोड़ी ना करेंगे और सवाल होंगे। अगर देश श्रीलंका बनने की हालत स्थिति में जाएगा तो सवाल किया जाएगा ना सरकार से। सरकार हमने चुनी है जी, बिल्कुल। अरे आप 1000 सवाल करिए ना, सरकार जवाबदेही है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि हिंदुस्तान में पेट्रोल पैदा हो जाएगा, डीजल समुद्र से निकल आएगा, ये तो नहीं कर पाएंगे ना। हम जिस चीज पर हम निर्भर हैं, खाने के तेल पर हम 75 साल से बाहर से मंगा रहे हैं, हम उस निर्भरता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, पर हम तेल तो पैदा नहीं कर सकेंगे, डीजल यहाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन द बेस्ट पॉसिबल इन द वर्ल्ड अगर कोई कर सका है, कोई देश, तो भारत कर सका है और मोदी जी कर सके हैं कि बिना अमेरिका से सैंक्शन के, उनकी धमकी के बावजूद भी हमने रूस से ऑयल ले लिया और हम सैंक्शन में भी नहीं आए। ये सबसे बड़ी कूटनीति की जीत है मोदी जी की। और विकास में कहीं रुके नहीं हम, कृषि संसाधन में भी नहीं, बिजली में भी, पानी में भी नहीं, और हाईवेज भी अभी बनी रहे हैं 35 किलोमीटर रोजाना, वो भी रहा था। अब जीएसटी का सवाल, जो एक आखिरी आपकी बात थी, अभी वो भी कह रहे थे, तो जीएसटी में ये सच है कि मोदी सरकार ने प्रयास किया था इसके लिए, लेकिन उसमें कांग्रेसी सरकारों ने साथ नहीं दिया था। जीएसटी के खिलाफ पूरी कांग्रेस हो गई थी, जीएसटी में नहीं लाने दिया था पेट्रोल और डीजल और ऑयल को। अगर उस समय इन्होंने साथ दिया होता तो आज स्थिति शायद बेहतर नहीं होती। हमने तो प्रयास किया था, लेकिन हमारे हाथ में नहीं था, वो केंद्र के हाथ में नहीं था। जब तक कि हिंदुस्तान की 50% से अधिक सरकारें उस पर मोहर न लगाती, लेकिन लोगों ने विरोध किया और जीएसटी को खुद राहुल गांधी जी ने नहीं लाने दिया, और अब वही उसकी बुराई करते हैं। तो ये बात जब सामने पॉलिटिकल आएगी तो वो तो बहस आएगी, लेकिन अब फिर प्रयास किया जाएगा जीएसटी में लाने के लिए। एक बात, टैक्स की कमी की बात जरूर कर रहे थे, हो सकता है उस पर सरकार अभी विचार कर रही हो। उसमें भी 2 तरह के टैक्स हैं, केंद्र के भी हैं और राज्य के भी हैं। राज्यों को भी कम करना चाहिए। और जहाँ तक केंद्र का सवाल है, एकाएक सारी योजनाओं को ठप नहीं किया जा सकता है, तो वो गरीबों के लिए जो चल रही है वो योजना, उन्हें दवाई हमें देनी होगी, जन औषधि से हमें सस्ती दवाइयाँ पहुंचानी होगी। ठीक है सर, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त आज मेरे पास खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय खैरा साहब, आकाश जिंदल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने समय निकाला खबरफास्ट के लिए, खबरफास्ट से जुड़े हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। तो फिलहाल सवाल यही है कि क्या जो तमाम मुद्दे हैं वो राजनीति के परिधि में रहकर दब जाते हैं और जो आम जनता के असल मुद्दे हैं जैसे कि महंगाई, ये मुद्दा जस का तस बना रहता है और आज भी ये सवाल उठ रहा है। आम जनता के जो लफ्ज हैं उनमें लाचारी जरूर है, लेकिन आंखों में सीधा सवाल सरकार से कि आखिर सरकार महंगाई से निजात कब मिलेगी। इसी सवाल के साथ सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।